गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 6 अक्टूबर। आप स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं यहाँ पे। आज है आपका 6 अक्टूबर 2025। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक है आपका, चाहे आपके प्रीलिम्स में पूछा गया हो, चाहे आपका मेंस में पूछा गया हो, या आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है, सारे को यहाँ पे कवर किया जाता है। आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ओके, आज हमारा फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा मुझे कंफर्ट जोन में जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, लेकिन हम लोग चलते हैं। ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, अगर आपको चाहिए तो आपको लिंक जो है ना कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, जो भी यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट किया गया है ना, आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन करेंगे कलम और कॉपी का यूज़ करते हुए, ताकि आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होगे, हाँ, लद्दाख को लेकर अभी न्यूज़ चल रहा है पूरा, और हम लोग लद्दाख को लेकर टॉपिक भी कवर कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपसे पूछेगा पीटी में, प्रीलिम्स एग्जाम में, कि लद्दाख जो है ना यूनियन टेरिटरी में आता है, तो किन किन राज्य के साथ और किन किन केंद्र शासित के साथ सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ओके, ये है सोनम वांगचुक, यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ये पर्यावरण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, और ये एक शिक्षाविद भी हैं। इनको जो है ना रासुका के तहत जो है ना अरेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्यों अरेस्ट किया गया है? क्योंकि लद्दाख में जो हिंसा हुआ उसको उस्काने का काम इन्होंने किया, ऐसा जो है आरोप लगा इन पे। क्लियर है? और इनकी जो वाइफ है ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया है, और वहां पे सवाल किया गया है कि इनको जो है ना हेबियस कॉर्पस का आपने नाम सुना होगा ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है, पेश करना होता है। क्लियर है? तो इनको पेश नहीं किया गया है, तो इन आधार पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट गई है इनकी वाइफ। ओके, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मुद्दा समझिए। लद्दाख में जो हिंसा हुआ है उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, या इंटरव्यू बोर्ड मेंबर आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो। क्लियर है? तो लद्दाख में जो हिंसा हुआ है ना, उसमें दो मांगों को रखा गया है। पहला मांग क्या है, यहां पर देख सकते हैं आप। पहला जो मांग है ना, राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, आपको यहां पर हाईलाइट तो किया हुआ है, फिर भी मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे जो राज्य का दर्जा जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, और संविधान का जो 6th शेड्यूल है उसमें शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक है, और उसी को लेकर जो है यहाँ पे वो चल रहा है, क्या, विरोध प्रदर्शन। ठीक है, दो कारण आपको पता चल गया। मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप यही कारणों का जिक्र करेंगे, और आपको बताना है हालिया घटनाक्रम के बारे में, इंट्रोडक्शन लिखना होता है ना, तो आप इस घटना के बारे में लिखोगे कि जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें 4 लोगों का मौत हो चुका है और अन्य लोग घायल हो चुके हैं, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। और जो लद्दाख है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, और इसका प्रूफ आपको दिखा देते हैं कि पीटी में कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप 6th शेड्यूल देख रहे हो ना, संविधान का 6th शेड्यूल, इसमें जो है ना 4 राज्य आता है, असम, त्रिपुरा, और 2 राज्य कौन सा आता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो देखिए, ये है बीपीएससी 71 का क्वेश्चन, कहां पे गया, ये वाला, ये है आपका बीपीएससी 71 का क्वेश्चन है आपका, ये वाला, ये देखिए, बीपीएससी 71 का जो एग्जाम हुआ ना उसमें पूछ लिया, और यहां पर देख रहे हैं ना 6th शेड्यूल मैचिंग के फॉर्म में पूछ रहा है। तो ये आपको प्रूफ दिखा रहे हैं ना कि जो जो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, जो जो टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर यहीं से फ्रेम करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं हम लोग।
यहां पर देख लीजिए, ये आपके लिए जो है ना आंसर को तैयार कर दिया गया है कि एक राज्य में और एक केंद्र शासित में क्या फर्क होता है, ताकि जो नए लोग होते हैं ना, जो नए लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। नॉलेज तो होता है, लेकिन किस प्रकार के ट्रेंड फॉलो किए जा रहे हैं वो कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, ये रहा आपका राज्य, ठीक है, और यह है राज्य और यह है केंद्र प्रशासित। तो यहां पे जो प्रशासनिक जो नियंत्रण होता है ना, अगर बात करें तो राज्य का अपना सरकार होता है और वहां पे एक मुख्यमंत्री होता है, याद रखिएगा, राज्य की बात करें। और यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो उसको केंद्र कंट्रोल करती है। कौन करती है? केंद्र कंट्रोल करती है। ये सब फर्क ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो अभी मेंस के एग्जाम हो रहे हैं ना, उसमें इसी प्रकार का डिफरेंस पूछ दिया जा रहा है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि कुछ केंद्र शासित में विधानसभा होता है और कुछ में नहीं होता, लेकिन राज्य में विधानसभा होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये सब फर्क है। फिर देख लीजिए यहाँ पे, राज्य के बारे में जो हमारा संविधान है, कुल उसमें कितना भाग है? तो 22 भाग है ना, उसका भाग 6 याद रखिएगा, उसमें राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। और यहां पर देख लीजिए भाग 8 में जो है ना आपका यूटी के बारे में चर्चा किया गया है। ऐसा तो बहुत कुछ है, लेकिन 20 पीडीएफ है ना, मतलब 20 पेज है, उसको पढ़ाने में काफी वक्त लगेगा, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा और ध्यान से सुनना आप लोग को, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं यहाँ पे, ओके। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ा रहे हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए। मुझे लगता है कि दिख रहा होगा स्पष्ट ना। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इनको, और कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं ये, ठीक है। पहला तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, हाँ, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। वनडे एग्जाम में बहुत रिपीट करता, आप एसएससी वगैरह एग्जाम में देख लो, रेलवे वगैरह में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता। एक तरफ क्या दे देगा? ऑफिसर का नाम दे देगा और उनका पद का नाम दे देगा, बोलेगा मैच करके बताओ, या ऐसे दे देगा पोस्ट का नाम और उन पे कौन अभी पदस्थापित है, और बोलेगा कौन सा मैचिंग किया हुआ है, कौन सा नहीं किया हुआ। तो इस एंगल को भी ध्यान रखिएगा, और बार बार हम लोग इस टॉपिक को रिपीट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से आना है। क्लियर? ये हो गया। अब आते हैं आपको प्रीलिम्स में और कैसे कमीशन कैसे पूछता है, चाहे आपका बीपीसी हो, यूपीपीसीएस हो, या अदर जो कमीशन होता है। जैसे कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपको पता है ना, राष्ट्रपति जी करते हैं। पहला ये फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा क्या कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम का सिफारिश कौन करता है? तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक पैनल बनता है जिसमें पीएम शामिल होते हैं, यहां पर लिख देते हैं पीएम, और अपोजिशन लीडर होते हैं किसके? लोकसभा के, ठीक है। और थर्ड पे कौन होता है? एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ये 3 लोगों का एक पैनल बनता है और उस नाम का सिफारिश किया जाता है, और वो नाम जो है ना राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जी जो है उनको अपॉइंट करते हैं। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखिएगा। मेंस में क्या पूछेगा आपसे कि चुनाव आयोग का काम क्या होता है, और अभी हाल में सुर्खियों में क्यों रहा, और इसका आलोचना क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें, जो विपक्ष में लोग हैं ना, वो इस पे आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कि वो जिनकी जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है ना, उसमें पारदर्शिता नहीं बरता जा रहा है। पहला ये, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो यही आपको आलोचना में लिखना है। क्लियर है? चलिए, और कुछ खास इसमें? हाँ, अभी बिहार में आपका विधानसभा इलेक्शन होना है ना, तो यहां पे एसआईआर आप देख रहे हैं ना, एसआईआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, विशेष गहन पुनरीक्षण, ठीक है। एसआईआर का ये फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो वोटर लिस्ट को क्या करती है? अपडेट करती है। क्यों अपडेट करती है? देखिए,
अपडेट इसलिए करती है कि बहुत लोग जो वोटर होंगे वो किन्हीं अन्य राज्यों में जाके बस गए होंगे, ठीक है, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम होना सही होगा, नहीं होगा ना, इसलिए उनका नाम को हटाएगी। दूसरा क्या होगा कि बहुत लोग जो होते हैं वोटर, उनका मृत्यु हो जाता है, तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा तो सही होगा, नहीं होगा, इसलिए हटाया जाता है। बहुत लोग जो है ना 18+ के हो गए होंगे, तो उनका नाम भी तो ऐड करना होगा ना लिस्ट में, तो इसलिए जो है ना SIR प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। और विपक्ष इसी को लेकर जो है ना प्रश्न उठा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो केंद्र सरकार की स्पोक पर्सन के रूप में कार्य कर रही है, ठीक है। हम लोग डिटेल में और भी देखेंगे, आज हमारा फर्स्ट क्लास है तो हम चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्लियर। चलिए, और कुछ भी क्वेरी होगा, डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी, बस एग्जाम से रिलेवेंट होना चाहिए। थर्ड देख लीजिए यहां पे, इनके बारे में आपको पिक्चर दिख रहा है इनका, आप लोग परिचित होंगे ही। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, विदेश मंत्री हमारे ये एक्सटर्नल अफेयर को देखते हैं, और इनका तो न्यूज़ हर दिन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कभी फ्रंट पेज पे, कभी जो है इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पेज होता है पेपर का, उसमें आपको देखने को मिलेगा इनका पिक्चर, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बात किया जा रहा है भारत और अमेरिका का जो संबंध है ना, ये देखिए भारत अमेरिका का जो संबंध है, यहां पे जो है ना मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि जो अमेरिका है और भारत है उसके बीच जो संबंध है अभी हाल में काफी तनावपूर्ण देखा जा रहा है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, आप लोग प्रकाश डालें या कमेंट करें, इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो जब आपसे पूछेगा कि विवादित मुद्दा क्या है तो आप लोग क्या लिखिएगा। अब बड़े बड़े पुस्तक पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं है, हम लोग को न्यूज़पेपर से ही कंटेंट को क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है, तो इसके लिए प्रैक्टिस तो करना होगा ना, पढ़ना होगा ना पेपर को। चलिए, तो यहां पे जो है ना मैंने आपके लिए एक नोट्स तैयार कर दिया है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे अभी हम आपको ओरली बता देते हैं। H1B वीजा, अभी आप लोग सुन रहे हैं ना न्यूज में, H1B वीजा जिसपे जो फॉरेनर लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उस वीजा के माध्यम से अमेरिका में जाते हैं और काम करते हैं, ठीक है, तो उसी को H1B वीजा के माध्यम से उनको अमेरिका में रहकर काम करने का परमिशन मिलता है। लेकिन अभी न्यूज में क्यों आ गया, न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने H1B वीजा आवेदन करने की जो प्रक्रिया होता है ना, उस पर $1,00,000 का शुल्क लगा दिया गया है। आप समझ रहे ना, लगभग 90 लाख रुपया, अगर इंडियन रुपीज में कंपेयर करें तो लगभग, क्योंकि अभी डॉलर कितना चल रहा है, अभी 88 रुपये के आसपास ना, 86 या 87 के आसपास, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे विवादित मुद्दा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, विवादित मुद्दा हम लोग देखते हैं, क्योंकि मेंस में आपका क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव देखा जा रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या मुख्य वजह है उसके बारे में टिप्पणी करें। एकदम आसान तरीके से पढ़िए, आप लोग को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैंने जो है ना ये चीज लेके आया हूं। तो देखिए यहां पे शॉर्ट तरीके में आपका क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच में मुख्य विवाद की व्याख्या करना आपको। तो मुख्य विवाद में आप लिखोगे कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है ना वो वैश्विक राजनीति, रक्षा, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका का संबंध एकदम खराब हो गया, विवादित है, जिसपे अभी बातचीत करना बाकी है, क्लियर। तो यहां पर देख लीजिए जो विवादित मुद्दा है वो टैरिफ और देखिए ये टैरिफ और व्यापार असंतुलन, देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये याद रखिएगा। देखिए आपको पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है, अब टैरिफ और व्यापार असंतुलन, क्योंकि भारत जो है ना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है किसको, अमेरिका को, और वहां से इंपोर्ट बहुत कम करता है, तो क्या होता है व्यापार घाटा हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, तो इसको लेकर भी विवाद चल रहा है। तो अमेरिका इसी के कारण तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, 25% लगाया ना भारत पे, ये अभी विवाद है। दूसरा क्या है, H1B वीजा, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए हैं,
किया है ना, H1B वीजा, H1B वीजा। अभी एक और वीजा न्यूज में चल रहा है, पता है आपको, के वीजा, ये वाला के वीजा। अभी किस कंट्री का है आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग लिए इस टॉपिक को क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। H1B वीजा सब कुछ जान रहे, आप जान रहे, हम जान रहे, लेकिन K1 वीजा अभी नया नया आया हुआ है न्यूज में। तीसरा क्या है, कृषि और डेयरी उत्पाद को लेकर विवाद चल रहा है। अमेरिका चाहता है ना कि भारत का जो एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है, जो डेयरी वाला जो सेक्टर है ना, उसमें इंटर करे, अमेरिका का ये मकसद है। लेकिन भारत बोल रहा है कि हम अपना नेशनल जो इंटरेस्ट है, जो राष्ट्रीय हित है, उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। हम अपने किसानों का हित को सर्वोपरि रखेंगे। हम अपना डेयरी जो प्रोडक्ट है ना, जो सेक्टर है ना, हम उस पर जो है परमिशन नहीं दे सकते आपको। और अमेरिका जो है ना चाहता है कि भारत का एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट वाला सेक्टर में इंटर कर जाए। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, आप दूध पीते होंगे, हम लोग का घर में भी जो आता है वो अमूल का होता है, जो बटर खाते हैं वो भी अमूल का देखने को मिलता है, क्रीम वगैरह भी अमूल का ही मिलता है। तो चाहता है कि अमेरिका का प्रोडक्ट हम लोग खरीदे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि हमारे किसान फिर कहाँ जाएंगे? एक तो उनके पास इनकम का प्रॉब्लम है, हमारे किसानों के पास, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और ऐसे में उनके सामने अगर हम लोग अलाउ कर देंगे तो उनका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? तो ये अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहां पर देख लीजिए पाकिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा। आप लोग देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो हमला किया पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे किया ना, तो इसका क्रेडिट जो है ना को लेना चाहता है अमेरिका, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुआ, जो तनाव देखने को मिला, उसको किसने सुलझाया? अमेरिका ने। ऐसा है उसका मानना है अमेरिका कि जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप का। क्लियर? और वो बार बार, अब देखोगे ना न्यूज में, 2 महीना से चिल्ला रहे कि हमको नोबेल प्राइज मिल जाए, हमने युद्ध रुकवा दिया है, हमने भारत और पाकिस्तान जो परमाणु संपन्न जो कंट्री है उसके बीच में हम लोग सुलह करवाए हैं। ठीक है, तो वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो ये भी विवादित है मुद्दा। साथ ही डेटा लोकलाइजेशन का और डिजिटल टैक्स को लेकर, तो ये आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं, आप लोग देखिएगा। जो भी कमेंट होगा नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिखिए, डायरेक्ट पूछिए इधर। ठीक है, और जो स्क्रीन पे जो नंबर है ना, उस पर तभी आप लोग कॉल कीजिएगा जब आप लोग को लगे कि बात करना चाहिए, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहां पे। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं यहां पे, ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं ये, और सितंबर में 23,885 करोड़ का शेयर बेच दिया। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, वो लोग अपना शेयर को भारत से निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये टॉपिक लेने का मकसद यही है कि जो भारत पे जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, 50% का लगाया गया ना टैरिफ, तो उसका इंपैक्ट बताइए। मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमेरिका द्वारा भारत पे जो टैरिफ लगाया गया है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे। तो आप यहाँ पे परिणाम के बारे में आप यहाँ पे लिखोगे कि जो 50% का जो शुल्क लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, ठीक है, और H1B वीजा का जो मुद्दा भी चल रहा है ना, उसके कारण जो इन्वेस्टर हैं जो भारत में, उनका जो विश्वास है वो कम हुआ है। लोग वहां से पैसे निकाल रहे हैं, कहां से? भारत की इकोनॉमी से। तो ये चीज देखने को मिल रहा है, प्रभाव में आप इसको लिखोगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, जो 8 नंबर के होते हैं, जो 6 नंबर के होते हैं, जो आजकल यूपीपीसीएस बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो अगर सही मायने में देखा जाए तो उसको लिखने के लिए आपके पास ना 2 से 4 मिनट का वक्त होता है, मैक्सिमम बात कर रहे हैं हम। कोई कोई तो 2 मिनट में आपको लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, आप सब कुछ 1 मिनट में नहीं लिख सकते। तो आपको ये सब जो मुद्दे हैं ना उस पर ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, H1B वीजा का जो मुद्दा चला, 50% जो टैरिफ का मुद्दा चला, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे तो प्रभाव पड़ा होगा। तो इन्वेस्टर के बारे में आप लिख दीजिएगा
कि इन्वेस्टर का विश्वास कम हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था पे और वो लोग क्या कर रहे हैं, शेयर को बेच रहे हैं। ये विदेशी पोर्टफोलियो को हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि समय जानते हैं मतलब घंटा का वीडियो हो जाएगा और हमारा जो टाइम बॉन्ड होता है ना वो 15 से 20 मिनट का होता है। तो आज का देखते हैं कितना लंबा वीडियो जा पाता है, आप लोग पेशेंस रख के देखिएगा। तो ये जो FPI आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, और एक होता है FDI। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेंस में पूछेगा, दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है। और यूपीसी ने तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका डेफिनेशन तक पूछ दिया कि FDI का क्या डेफिनेशन होता है, 4 ऑप्शन दे दिया था, टिक करने के लिए पूछा था। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको जानकारी होगा इसके बारे में तो कमेंट लिख के बताइएगा। चलिए अब इस पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे ये टॉपिक क्यों लिए हम लोग, ज्वालामुखी फटा है कहां पे, भारत में। आपको पता है ना कि भारत में एकमात्र जगह है जहां पे एक्टिव वोल्केनो देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग बोर नहीं होना, आप लोग को बहुत मजा आएगा, जुड़े रहिएगा ना। तो इतना आसान तरीके से और आप ही की भाषा में हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारे पास अनुभव है। तो यहां पर देखिए, जो एक्टिव वोल्केनो है भारत में वो है अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जगह जो है देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बाराटंग। क्या बोलते हैं, बाराटंग आइलैंड। और ये जो है ना सबमर्ड है, मतलब मिट्टी है, वहीं पर जो है ना आपका वोल्केनो इरप्ट किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बैरन आइलैंड का भी आपने नाम सुना ही होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि अंडमान निकोबार में जो आइलैंड है वहां पे जो ट्राइबल है, प्रिमेटिव ट्राइबल बोलते हैं ना, PVTG, ये देखिए PVTG, कौन कौन है आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जाहिर सी बात है, इसलिए हम लोग उस टॉपिक को यहां पर देख रहे हैं। तो देखिए हम लोग वोल्केनो पढ़े, और तो देखिए ये क्वेश्चन है जो आपका BPSC 71 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया ये लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका BPSC 71 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग बार बार न्यूज में अपडेट रहते होंगे, तो उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। ये 71 का क्वेश्चन है, ये PT में पूछा गया। ठीक है, कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप का नाम बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नारकोंडम और बैरन। कहां पे है, आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को लिए हम लोग। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है, आसान तरीका से। चलिए, और हम लोग फिर देखेंगे, कुछ आवाज में अगर दिक्कत होगा ना तो आप लोग बताइएगा मुझे, क्योंकि अभी मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आप ही का फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि कहां पे क्या दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट पेज में आ जाए हम लोग। ये क्या है, भ्रम के सहारे। ओके, यहां पे जो है ना एक न्यूज है, आपका DS टॉपिक में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आप UPSC का अगर मेंस दोगे तो वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एथिक्स पेपर में। अभी आप देख रहे हो ना कि जो कोचिंग माफिया होते हैं, कौन, कोचिंग माफिया। ठीक है, कौन लोग, कोचिंग माफिया। तो वो लोग क्या करते हैं ना, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके होते हैं उनको किसी तरह से कांटेक्ट करते हैं, उनसे मेलजोल बढ़ाते हैं और उनको ये कहने के लिए विवश करते हैं कि आप जो है ना, आपकी जो सफलता है उसमें हमारा कोचिंग का योगदान है। ऐसा जो है ना आर्टिकल छपा गया है, और उस पे जो भ्रामक खबरें फैलाते हैं कि जितना भी सिलेक्शन हुआ है वो हमारे कोचिंग से ही हुआ है, तो उन पे कार्रवाई की गई है। आप देख लो यहाँ पे किनके द्वारा कार्रवाई की गई है, यहाँ पे केंद्रीय उपभोक्ता देखिए यहाँ पे संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा उन पे कार्रवाई की गई है, उन पे फाइन लगाया गया है 5 लाख का। अभी एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ओरिजिनल है, सही है, वो 216 का एक लिस्ट बनाया गया उसके फोटो के साथ कि ये जो विद्यार्थी हैं हमारे कोचिंग से
सफलता प्राप्त किया उन्होंने। जब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इसका जांच किया ना, तो लोग शॉक हो गए, ये कैसे पॉसिबल है। तो जितनी भी खबरें कोचिंग के द्वारा दिया गया था सब निराधार थे, आधारहीन थे। और ऐसे कोचिंग वाले क्यों करते हैं, ऐसा करना क्यों पड़ रहा है कोचिंग वालों को। जो तैयारी करते हैं बच्चे, विद्यार्थी, उनको आइडिया नहीं होता है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और उनको सफलता चाहिए जल्दी। तो ऐसे में कोचिंग वाले क्या करते हैं, भ्रामक जो प्रचार का यूज करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे कोचिंग पे नकेल कसना चाहिए। क्लियर है। तो ये चीज जो है ना एथिक्स में आपको काम आएगा, या मेंस पेपर में भी ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो है भ्रामक खबरों को लेकर जो है विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे। और कई कोचिंग माफिया जो है गलत तरीके से जो है ना प्रचार करके और विद्यार्थियों को बरगलाने का काम किया जाता है। ये सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे, ये सब को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा मेंस में, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट मुद्दे पे हम लोग आते हैं। ये इसमें क्या है, ये टॉपिक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों। यहां पर देखिए, शांति की चुनौती। अभी जो है ना दो युद्ध चल रहा है वर्ल्ड में, एक है इजराइल और हमास के बीच, या फिलिस्तीन कह लीजिए इसको, ठीक है। दूसरा किसका युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में। ये दो मेजर युद्ध चल रहा है। पहले हम लोग पीटी को ध्यान में रखते हैं, प्रीलिम्स को, ठीक है। तो जो कंट्री का नाम हमने लिया यूक्रेन और रशिया के बारे में, इजराइल और हमास के बारे में, इनका लोकेशन ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन जो है ना किन किन देश के साथ बाउंड्री साझा करता है। और लास्ट में मैपिंग हम लगा दिए हैं यूक्रेन और रशिया को लेकर। और यहां पे आप देख सकते हो इजराइल और हमास जो फिलिस्तीन है उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, किन किन देश के साथ बाउंड्री साझा किया जाता है, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा। तो अभी मुद्दा क्यों आ गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है ना एक शांति समझौता लेकर आए हैं जिसमें इजराइल सहमति दे दिया है कुछ शर्तों पे, कुछ प्रोविजन को मान लिया है। उसी प्रकार जो हमास है वो भी कुछ प्रोविजन को मान लिया है, लेकिन ज़्यादातर प्रोविजन को है इजराइल ने मान लिया है। इसके पीछे कारण क्या है, इजराइल क्यों मान लिया, वो तो हमला कर रहा है। इजराइल इसलिए मान लिया ना क्योंकि जो प्रावधान है वो इजराइल के पक्ष में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो फिर यहाँ पे हमास जो है ना कुछ शर्तों को माना है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अमेरिकी जो है यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्री जो शांति योजना है ना, कुछ शर्तों पर हमास की ओर से सहमति दे दिया गया है। और गाजा में जो हमला हो रहा है इजराइल की तरफ से, उससे महिला और बच्चों का जो है ना बहुत ज़्यादा हत्या हो रहा है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरा खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे ध्वस्त हो गया है। और क्या, और भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ बहुत लगभग जो है ना 67,000 लगभग बता रहे हैं कब मृत्यु हो चुका है कहाँ पे, हमास में, मतलब गाजा में। और अन्य लोग घायल हो गए हैं, खास करके इसमें सबसे ज़्यादा महिला और बच्चे हैं पीड़ित हैं। यहाँ पे पलायन का समस्या, वहाँ पे बढ़िया से फूड वगैरह नहीं मिल पा रहा है, लोग भूख के कारण भी मर जा रहे हैं वहाँ पे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे स्थिति उहा पुहा को बना हुआ है, उहा पुह मतलब कन्फ्यूजन का स्थिति बना हुआ है। कुछ शर्त को इजराइल मान रहा है, कुछ शर्तों को हमास मान रहा है, ठीक है। और दो मेन जो प्रोविजन है कि एक हमास जो है ना इजराइल के जो नागरिकों को बंधक बना के रखा है, तो उसको छोड़ने पर सहमति बन गया है उसका। दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे कि जो सत्ता है गाजा में वो हम फिलिस्तीन को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अभी हथियार हम रखेंगे नहीं। तो ये वहा पो की स्थिति बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको पता ना ये युद्ध शुरू कैसे हुआ था, हमास ने हमला किया था इजराइल पे, लगभग 1200 लोगों का मृत्यु हो गया था। उसमें ज्यादातर जो कौन थे, इजराइल के नागरिक थे। ये सब चीज को ध्यान में रखिए, बिल्कुल कहानी की तरह सुनना है आपको, मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
हमास अभी इस प्रस्ताव पर पूरी तरह सहमत नहीं है। जाहिर है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जो प्रमुख शर्तें हैं उसका तात्कालिक कारण क्या हो सकता है, तात्कालिक प्रभाव, दूरगामी प्रभाव, क्या आशंका है, इसको लेकर स्टडी करेगा, तब जाके वो सहमति देगा। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में आप ये कंक्लूजन के तौर पे इसका यूज कर सकते हो। ये देखिए देखिए 2 वर्षों से जारी युद्ध में लगभग 67,000 से अधिक मौत हो गई है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए युद्ध को समाप्त किया जाए। ये जो है ना आप कंक्लूजन में यूज़ कीजिएगा। जब इजराइल और हमास का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कंक्लूजन में ये चीज़ लिखना है और इंट्रोडक्शन में ऊपर वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ और आप लोग कॉपी और पेन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि पढ़ने में और मुझे डिस्कस करने में मज़ा आ जाए। चलिए नेक्स्ट मुद्दा आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये वाला इंपॉर्टेंट है। अभी बीपीएससी 71 का एग्जाम हुआ था, उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए 1 नेशन 1 इलेक्शन से आप क्या समझते हैं और इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। उस पर टिप्पणी करें, कमेंट करें। तो ये जो आर्टिकल है ना बहुत छोटा सा, लेकिन आप याद रखिएगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो उसके क्या फायदे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ना संसाधनों की बचत होगा। क्या होगा? संसाधन का बचत होगा और समय का भी बचत होगा। संसाधन समय के बचत होगा, पैसा जो धन है उसकी बचत होगा, विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। ये सब फायदे हैं। तो फायदे का जो है ना यहाँ पर हम एक आपके लिए एक लिस्ट बना दिए हैं। देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में ये चीज कि एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे हैं। तो यहां पे क्या होगा? एक राष्ट्र और एक चुनाव की अगर फायदे की बात करें यहां पे तो धन की बचत होगा, प्रशासनिक कार्य बाधित नहीं होंगे, शासन बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, जो मतदाता हैं उनको सुविधा होगा और अधिक मतदान की संख्या बढ़ेगा, ठीक है। राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलेगा यहाँ पे। चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों पर दबाव जो है ना कम पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए बार बार इलेक्शन होता है ना, तो जो हमारी सेना है उनको बार बार मूव करना पड़ता है, उसमें समय और धन दोनों की जो है ना बर्बादी होता है और हमारी जो सेना है उन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो उस पर बचत होगा। और विकास कार्य दीर्घकालिक मतलब विकास के कार्य होंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देखोगे अभी बिहार में इलेक्शन होना है तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो उसमें आप कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, कोई भी विकास कार्य जो है ना बाधित हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो ये मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ जाए, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपना रिएक्शन दीजिए कैसा लगा। अब देख लीजिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे के वीज़ा के बारे में, बात कर रहे थे ना H1 वीज़ा, H1 वीज़ा देखता हूं यहां पे। अभी हम लोग देखे थे H1B वीज़ा, अब हम लोग देखेंगे के वीज़ा, ठीक है। ये चाइना का वीज़ा है। अभी आप देखोगे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने शुल्क लगा दिया $1 लाख का कि H1B वीज़ा चाहिए तो $1 लाख आप हमको दीजिए तब हम आपको देंगे H1B वीज़ा। तो इसके क्या परिणाम होंगे, भारत को ये कैसे प्रभावित करेगा, वो मेंस का मुद्दा हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग के वीज़ा के बारे में जानते हैं। तो चाइना जो सरकार है जिनपिंग जी है ना, तो उन्होंने के वीज़ा को अनाउंसमेंट किया है कि जो भी फॉरेनर हैं जो चाइना में आकर, ठीक है, चाइना में आकर काम करना चाहते हैं, किस सेक्टर में आपको दिखाते हैं, किस सेक्टर में। यहां पर आप देख रहे हैं स्टेम, ये स्टेम देख रहे हैं ना, स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी मेंस में भी पूछा गया है कि स्टेम जो है ना से आप क्या समझते हैं और एआई की भूमिका बताइए इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी मेंस में पूछा गया 70 वाला में, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इस टॉपिक को हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो जो इस सेक्टर में ग्रेजुएट हैं, जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में
और इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, तो उनको यहाँ पे जो है काम करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए स्वागत किया जा रहा है के वीज़ा के द्वारा। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो चाइनीज़ लोग हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो चाइना में जो ग्रेजुएट हैं, क्या उनके पास स्किल कम है जो हम लोग बाहर से बुला रहे हैं? इसको लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर के वीजा धारक अगर चाइना में आते हैं तो जो लोग पहले से बेरोजगार है चाइना में, तो उनका जॉब ये खा जाएंगे। तो इस तरह के विरोध किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो K1 वीजा प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि किस देश से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं हम लोग। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है? केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि मार्च, ठीक है, केंद्र सरकार का क्या लक्ष्य है कि 2026 तक, देखिए मार्च 2026 तक, यहां पर लिख देते हैं मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद है, जो भारत में नक्सलाइट हैं, उनको खत्म किया जाएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य, और सरकार इस पर काम भी कर रही है। आपने देखा जो छत्तीसगढ़ है, दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, बस्तर हो गया, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब जो है ना नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को क्या करते हैं? चुनौती देते हैं। डेवलपमेंट का जो कार्य होता है उसको बाधित करते हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने नहीं देते हैं नक्सलवाद। वहाँ के जो लोग हैं उनको गुमराह करते हैं, उनको अपने साथ या अपनी विचारधारा के साथ जोड़ने का काम करते हैं। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। ओके, हाँ, तो हम लोग थे नक्सलवाद में। तो वो लोग जो है ना, वहाँ की जो ग्रामीण आबादी है उनको बरगलाने का काम किया जाता है, उनको अपनी विचारधारा से प्रभावित किया जाता है। तो ऐसे में भारत का जो क्षेत्र है, बस्तर, नारायणपुर या दांतेवाड़ा, वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाता है। और भारत का लक्ष्य क्या है? 2047 तक डेवलप कंट्री बनना। ओके, तो कैसे बनेगा? जब तक सभी क्षेत्र को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो कैसे बनेगा भारत? ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई किया जा रहा है। अभी जो हमारी सेना है CRPF, वो एक नया पहल किए हैं। क्या पहल किए? कि जहां पे नक्सलवाद है वहां पे रेडियो बांटो और मन की बात से जुड़ो। हमारे देश में क्या क्या हो रहा है उनके बारे में जानकारी दो। उनको बताओ कि आपके लिए क्या क्या स्कीम चल रहा है, आपके लिए कौन कौन सा योजनाएं चल रही है जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह का पहल किया गया हमारी सेना की तरह। भारत सरकार दो स्तर पे, दो मोर्चे पे लड़ रही है। एक डायरेक्ट, जहां पे नक्सलवाद नहीं मान रहे हैं कि नहीं हम छोड़बे नहीं करेंगे नक्सलवाद को, तो वहां पे फिर हमारी सेना जो वहां पे डायरेक्ट एक्शन ले रही है, ठीक है, कार्रवाई कर रही है सख्ती से। और जो आम लोग हैं जिनको बरगलाया गया, उनके लिए ये सब स्कीम लाया गया है ताकि वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि भारत के सामने इंटरनल चुनौती क्या क्या है, उस पर कमेंट करें। तो आपको वहां पे नक्सलवाद के बारे में लिखना होगा, आपको वहां पे भ्रष्टाचार के बारे में लिखना होगा, आपको वहां पे आतंकवाद के बारे में लिखना होगा। अगर 3-4 पॉइंट अगर डील कर दिए ना, तो आपका 2 से 3 पेज ऐसे ही भर जाएगा। और आपके पास एग्जाम में उतना समय नहीं होता है कि आप 4-4 पेज, 5-5 पेज लिख पाए, क्योंकि आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना डील करना होता है 3 घंटे में। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। ये देखिए, भारत का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता। कुल मिलाकर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि भारत सबसे अधिक क्रूड ऑयल कहां से खरीदता है। जैसे भी आप देख रहे हो 71 का देख लो, या यूपी PCS का क्वेश्चन, उत्तराखंड PCS का क्वेश्चन देखोगे ना, तो वहां पे 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारत प्रोडक्शन में लेकर, जैसे कि पूछ लेगा कि सीमेंट का उत्पादन में लेकर भारत की क्या रैंकिंग है, स्टील के उत्पादन को लेकर भारत की क्या रैंकिंग है। उसी प्रकार कच्चा तेल भारत सबसे अधिक इंपोर्ट कहाँ से करता है? रशिया से करता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है यहाँ पे? सेकंड नंबर पे आता है कतर।
माफ कीजिएगा, इराक, और फर्स्ट में कौन आता है, रशिया। ये देखिए, ये दोनों रैंकिंग याद रखिएगा। थर्ड में आता है सऊदी अरब, थर्ड में कौन आता है, सऊदी अरब, और फोर्थ में आता है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये चारों को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में यहां से फ्रेम करेगा प्रीलिम्स में। अभी आपको बता दें कि जो अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगाया, उसके पीछे क्या वजह है, तो जो भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है ना, क्रूड ऑयल वाला, उसको लेकर जो यहाँ पे लगा दिया है टैरिफ, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। पीटी और मेंस, अगर आप लोग इंटरव्यू में बैठते हैं, मौका मिलता है, तो आपसे पूछेगा, जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो पूछते हैं बहुत ही शालीन तरीके से कि अच्छा बाबू बताओ मुझे कि अभी जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा भारत पर, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है, क्या आपको पता है? अगर आपको जानकारी होगा तो आप यस बोलोगे, नहीं पता होगा तो सॉरी बोल के आगे मूव करोगे। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी 70 का मेंस का रिजल्ट आना है ना, तो वहाँ पे इंटरव्यू में आपसे ये सब क्वेश्चन अराइज करेगा। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, 4-5 टॉपिक होते हैं। एक आपके ग्रेजुएशन से पूछ लेगा, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछ लेगा, हॉबी पे बात किया जाएगा आप पे। फिर अगर जॉब कर रहे हैं तो वर्किंग के बारे में, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछ लेगा। और क्या पूछेगा यहाँ पे, करंट अफेयर के बारे में पूछ लेगा, आप जहाँ से बिलोंग करते हो उसके बारे में बात कर लेगा। बस यही सब टॉपिक पे जो है ना मुद्दे घूमते रहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, तकनीक सहयोग से घट सकता है भारत का व्यापार घाटा। ये क्या चीज है? तकनीक सहयोग से घट सकता है भारत का व्यापार घाटा। तो यहां पे जो है ना व्यापार घाटा किसके बारे में बात किया जा रहा है? अमेरिका के साथ। देखिए यहां पे हम लोग बात करेंगे व्यापार घाटा, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। इसका डेफिनेशन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। ट्रेड डेफिसिट से आप क्या समझते हैं? क्लियर है? तो इसलिए ये चीज को आपके सामने लाए हैं। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? अगर किसी कंट्री से कहां पर लिख दे, आपको स्पेस दिख रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा? ट्रेड सरप्लस होगा। ठीक है, ट्रेड सरप्लस होगा। लेकिन हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, किसी कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो यही हो जाता है व्यापार घाटा। और हमारा व्यापार घाटा किसके साथ है? कतर के साथ है व्यापार घाटा, रसिया के साथ है व्यापार घाटा, और हमारा घाटा किसके साथ है? चाइना के साथ है। तो आपसे पूछेगा किन देश के साथ जो है ना व्यापार घाटा है, 3-4 ऑप्शन दे देगा वहां पे और आपसे पूछ लेगा। ध्यान रखिएगा, ये हो गया। दूसरा क्या है कि भारत पे जो टैरिफ लगाया गया है 50% का, तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट पे प्रभाव पड़ेगा, भारत के ट्रेड पे प्रभाव पड़ेगा, रोजगार पे प्रभाव पड़ेगा ना। तो भारत हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकता है, भारत को अपना अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। तो भारत प्रयास कर रहा है। आपको मेंस में यही सब चीज लिखना है कि भारत जो है ना, कि भारत के सामने जो चुनौती है उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार या भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। आपको यहां पे बताना है कि जो है ना अभी ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उसी प्रकार यूरोपीय यूनियन से बातचीत चल रहा है। उसी प्रकार आप देखोगे चिली और पेरू के साथ बातचीत चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, ताकि हमारा व्यापार बढ़ता चले। उसके बाद यहां पर देख लीजिए जो गल्फ कंट्री है उसके साथ बातचीत चल रहा है, ताकि हमारा व्यापार चलता रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। वीडियो को ज्यादा लंबा हम लोग नहीं करेंगे। देखिए ये स्पोर्ट्स का सेक्शन है। ईरानी कप आपसे पूछेगा स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर का फायदा क्या है ना, आपको वही टॉपिक मिलेगा जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अननेसेसरी टॉपिक को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? बाइफर्केट किया जाता है या उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है हमारे द्वारा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है। स्पोर्ट्स में देखेंगे बहुत लोग क्या पढ़ेंगे?
कि यहाँ पे इस प्लेयर ने इतने अच्छा पारी खेला। पारी से क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपसे पूछेगा कि ये जो ईरानी कप है, ये देखिए, ये जो ईरानी कप है ना, वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वहां पे हो जाएगा क्रिकेट, पहला हो गया। दूसरा क्या है, ईरानी कप का विनर कौन बना? विदर्भ बना, विदर्भ टीम, किसको हराकर? शेष भारत को। ये 3 फैक्ट याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में यही पूछता है। वनडे एग्जाम कहने का मतलब क्या हो गया? जिसमें मेंस और इंटरव्यू का कोई स्कोप नहीं होता है, डायरेक्ट एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स का। अगर क्वालिफाई कर गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, उसको वनडे एग्जाम कहा जाता है। लेकिन कमीशन में आपको 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहला होता है प्रीलिम्स, उसमें क्वालिफाई किए तो मेंस में अगर क्वालिफाई किए तो इंटरव्यू में, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें अगर नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब प्रक्रिया आप जानती होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि नए नए लोग जो होते हैं ना, जो तैयारी से जुड़ते हैं, तो उनको सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो भ्रामक कोचिंग के बारे में फंस जाते हैं। ओके, चलिए। मुख्यमंत्री नीतीश ने नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। अब बिहार का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है ही। फिर आपसे पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बिहार का क्या योगदान है, ऐसा मेंस में पूछेगा। तो ये सब आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आइए कि बिहार का जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना है। आप देख रहे हो ना, ये पहला फैक्ट है, याद रखिएगा। वनडे एग्जाम में पूछ लेगा, या बिहार के एग्जाम में पूछ लेगा, या अदर स्टेट एग्जाम में पूछ लेगा। क्योंकि भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य याद रखिए, स्पोर्ट्स में दो चीज आपको बताते हैं, लिख लीजिएगा। भारत का लक्ष्य क्या है कि 2036 में ओलंपिक करवाए। ओलंपिक का आयोजन जो है ना, भारत जो है अपने यहां करवाएगा। ठीक है। दूसरा क्या लक्ष्य है कि 2030 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन भारत के द्वारा कराया जाएगा, ऐसा प्रयास है। ये 2 फैक्ट को याद रखिएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, और भारत का क्या लक्ष्य है? एक और लक्ष्य, 2047 में आते आते भारत को स्पोर्ट्स हब में, क्या? स्पोर्ट्स हब में टॉप 5 कंट्री में शामिल होना है। ठीक है, तो ऐसा भारत लक्ष्य क्यों बना रहा है? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत स्पोर्ट्स पे इतना फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे भारत को फायदा होगा। आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है स्पोर्ट्स हब बनने का, इसके क्या फायदे हैं? तो भारत का जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा। अब जब स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ावा मिलेगा तो इक्विपमेंट भी खरीदेंगे लोग, बैट बॉल फुटबॉल वगैरह खरीदेंगे। इससे क्या होगा? रोजगार जनरेट होगा। जब रोजगार होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। समझ रहे ना, डिमांड बढ़ेगा। भारत का जो सॉफ्ट पावर है वैश्विक स्तर पे, उसमें बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? तो ये सब चीज फायदे होते हैं, इसलिए भारत सरकार या राज्य सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये जो स्टेडियम है ना, उसमें महाराष्ट्र की लाल मिट्टी को लाया गया है और मोकामा की काली मिट्टी से पिच को तैयार किया गया है, याद रखिएगा। और बिहार में अगर स्टेडियम बनता है तो आप समझ रहे ना, वहां पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होंगे खेल का, लोग आएंगे वहां पे खेलने, टूरिस्ट आएगा वहां पे, स्पोर्ट टूरिस्ट लोग आएगा, लोग वहां पे अपने पैसे को खर्च करेंगे। उससे जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, जो राज्य की इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। आप समझ रहे ना, रोजगार जनरेट होंगे। तो ये सब बहुत सारे फायदे हैं। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट करें आप लोग, उसमें फिर सुधार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? ये टॉपिक था संडे का, कल का टॉपिक था, तो कल समय का अभाव के कारण हम लोग ले नहीं पाए थे, आज ले रहे हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग जो है ना पीटी को फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पीटी को फोकस करेंगे। जो यूएनओ है, यहां पर लिखिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुआ? 1945 में। पहला फैक्ट पूछ लेता है। मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अभी जो रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, लगभग 2 साल से अधिक हो गया ना, तो अभी तक युद्ध शांति की ओर क्यों नहीं जा पाया? यूएनओ क्या कर रही है? यूएन का क्या भूमिका रह गया?
यहाँ पर मेंस में पूछेगा कि यूएनओ का जो प्रासंगिकता है क्या वो सही साबित हो रहा है, कमेंट करें। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देना है कि नहीं, उसका जो उद्देश्य था वो अपने उद्देश्य से भटक गया है। ठीक है, ये सब चीज लिखना है। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो क्रीमिया है, दोनेस्क है, लुहांस्क है, ये यूक्रेन का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन रशिया ने इस पे कब्जा कर लिया। और ये आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। एक तरफ क्या करेगा, कंट्री का नाम दे देगा और उसके क्षेत्र का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। ऐसा आप कमीशन क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम तीनों पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, क्रीमिया, दोनेस्क और लुहांस्क। उसके बाद आइए यहाँ पे, उसके बाद जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ ना, कितना लोग मरे हैं, लगभग 14,000 लोग का मृत्यु हो चुका है, 36,000 लोग जो है ना घायल हो चुके हैं। ये सब प्रभाव में आप लोग दिखाइएगा, इम्पैक्ट में, कि रशिया यूक्रेन का जो इम्पैक्ट है ना दोनों देशों पे पड़ा है, उसके बारे में कमेंट करें। तो ये सब चीज दिखाइएगा वहां पे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, तो यूक्रेन सर्वाइव कैसे कर रहा है, वो तो कमजोर कंट्री है, रशिया से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जीत ही नहीं पाएगा। फिर भी उसको वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका जैसे देश ना उसको आर्थिक सहायता और सैन्य उपकरण दिलवा रहा है। और आप देखोगे ना, पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो वो यूक्रेन ऐसा युद्ध लड़ रहा है जो कि हारा हुआ है, उसका हार निश्चित है। तो आपको बता दें, रशिया यूक्रेन के पीछे मुख्य वजह क्या है युद्ध का, यूक्रेन जो है ना नाटो का मेंबर बनना चाहता है, और रशिया को ये डर है कि नाटो जो है ना अपना क्षेत्र का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है और रशिया को घेरने का कोशिश कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, ध्यान रखिएगा। और यहां पे आप देखिएगा 2 स्टेट सॉल्यूशन, यहां पर लिख देते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीएससी में, बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछा गया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो खबरों में रहा था, सुर्खियों में रहता है, किस देश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। भारत इसका समर्थन करता है 2 स्टेट सॉल्यूशन का, लेकिन इजराइल इसको नहीं मानता है। तो देखते हैं भारत की क्या कूटनीतिक रहता है आगे। और ये कंक्लूजन में आप इसको याद रखिएगा, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि हमें ऐसे नेता की जरूरत है, लीडर की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू, हैमरशॉल्ड, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, जो नैतिक अधिकार वाले नेताओं की जरूरत है। तो दुनिया को ऐसे राष्ट्रों की आवश्यकता है जो एकजुट होकर, जो संघर्ष करता जो देश है ना उसको नियंत्रित कर सके, वहां पे शांति स्थापित कर सके, ऐसा देश की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये क्या है, ये भी कल का टॉपिक था, संडे का, समय नहीं मिल पाया इसलिए हम लोग आज ले पा रहे हैं इसको। ये है एलन मस्क। आपको पता है ना, अमेरिका में 2 पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिक पार्टी। जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो जो बाइडन थे, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे। एक नया पार्टी बनाने की बात की गई है एलन मस्क के द्वारा। उस पार्टी का नाम क्या रहेगा, अमेरिकन पार्टी। याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो यहां पे एक कम्युनिटी है, वोक कम्युनिटी। ये देखिए, वोक कम्युनिटी आपसे पूछेगा प्रीलिम्स में, यूपीएससी में टारगेट करता है इस तरह के क्वेश्चन को कि आप बताएं सुर्खियों में रहा वोक शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन दे देगा साइंस टेक, पर्यावरण लिख देगा, वहां पे एयर पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन लिख देगा, और फोर्थ में लिख देगा अमेरिकी बच्चे का जो कम्युनिटी है, जो अमेरिकी बच्चे हैं उसके बारे में जो ना वोक रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा, इनका कहना है ना कि जो नेटफ्लिक्स है, ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, उनका ये मेंबर थे, इन्होंने इसका सदस्यता त्याग दिया, ये कहते हुए कि वहां पे जो विचारधारा है LGBT, यहां पर देखिए LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये कम्युनिटी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, होता है ना। तो इनका जो विचारधारा है ये जो है ना अमेरिकी बच्चों पे थोप रहे हैं, या उनको
उनकी मानसिकता को प्रभावित कर रहे हैं, बच्चों की जो ब्रेन होता है उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं LGBTQ का विचारधारा, ठीक है। तो उसी को लेकर ये बोले कि नहीं, हमें ऐसा विचारधारा नहीं चाहिए और हम नेटफ्लिक्स से बाहर होंगे, ठीक है, और उनका मेंबरशिप त्याग दिए हैं, ऐसा कुछ इनका लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये वोक जो शब्द है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। नेक्स्ट मूव करें। ये मैप है, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं या अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो नेपाल काफ़ी भारत का एक जो है ना बफर कंट्री है। तो नेपाल के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है बिहार का, याद रखिएगा, वेस्ट चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये क्वेश्चन अभी आपका एएसओ में पूछा, ठीक है। और फॉरेस्ट जो ऑफिसर का एग्जाम होता है, फॉरेस्ट रेंजर, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया। आपका जो प्रीवियस बीपीसी का जो क्वेश्चन है आप वहां पर देखोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये चीज़ को। वेस्ट बंगाल ध्यान में रखिएगा, तो ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हाँ, जब भी आप किसी भी राज्य का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस का दे रहे हो ना, तो उस राज्य से सटा हुआ जितना भी राज्य है, तो वहाँ पे जो जो प्रमुख योजनाएं होती है ना, उसके बारे में एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं से पूछता है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। ये देखिए यूक्रेन, अभी हम लोग पढ़ रहे थे रसिया यूक्रेन के बीच में, कि बेलारूस वाला क्वेश्चन पूछ लिया है कि यूक्रेन जो है ना किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये देखिए रोमानिया के साथ कर रहा है, बेलारूस के साथ कर रहा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल के एग्जाम में। हाँ, यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन के बीच में, तो नॉर्थ से साउथ आपसे पूछेगा, ठीक है, अरेंज कीजिए। तो देखिए नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में है यहाँ पे लेबनान, ठीक है। आप इधर देखोगे इजिप्ट है साउथ के साइड में, या इसको साउथ वेस्ट कह लो, जॉर्डन और ये सीरिया, ये 4 कंट्री है ना ऐसे जो कि इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीसी में, यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और ये वेस्ट बैंक लोकेशन याद रखिएगा, और ये गाजा स्ट्रिप ध्यान में रखिएगा, और जेरूसलम याद रखिएगा, ठीक है। बोलेगा नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, तो आप इसका लोकेशन याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये मेडिटेरियन सी देख रहे हैं ना, मेडिटेरियन सी से इजिप्ट टच करता है, इजराइल टच कर रहा है, लेबनान कर रहा है, सीरिया नहीं ना कर रहा है। यही क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछ लिया था, ठीक है, इसलिए सारे एंगल से आपको कवर करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट मूव करें। तो ये पीडीएफ था जो हम लोग ने देखा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पेन और कॉपी का इस्तेमाल जरूर करेंगे, ताकि जो टर्म है ना उसको लिखें, बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जाम हॉल में, चाहे आप मेंस में बैठे हो चाहे आप फिल्म्स में बैठे हो, मज़ा आ जाएगा देने में, ठीक है। इसमें कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, सारे एंगल को कवर किया गया है, सारे एंगल, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, आईआर हो, ठीक है, और सारे एंगल को कवर किया गया है। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन किए गए हैं, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे। ये सारे पीडीएफ आपको जो है ना, अब आते हैं मुख्य बात पे। ये पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ पे लिंक मिलेगा, आप कमेंट में जाइएगा, वहाँ पे लिंक पिन किया होगा, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो हमारे पास रिक्वेस्ट आता है वो चीज़। अब वो हम पे है कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो हमें भी मजबूरी होता है कि जो प्रक्रिया को फॉलो करते हैं उनको हम ऐड करते हैं और बाकी को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है ताकि वो जुड़ सके बाद में, ठीक है। तो नॉमिनल जो प्रक्रिया है या नॉमिनल फी कह लीजिए वो पे करना होगा, तब ये चीज़ आपको मिलेगा। और हाँ, बीपीएससी 71 को भी यहाँ पे टारगेट किया गया है अभी, ठीक है। बीपीएससी जो है ना 71 का जो मेंस है ना, उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ही लिमिटेड वर्ड में रहता है हमारा आंसर, ठीक है। आप देखोगे तो रिवीजन करने में मज़ा आ जाएगा, और उसको कैसे एलोबरेट करना है वो आपको वीडियो माध्यम से सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे जो है ना जुड़ सकते हैं चैनल से, अगर पसंद आता है तो आप लाइक भी करेंगे, ठीक है। और भी कोई क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। धन्यवाद।
तो कल मिलते हैं हम लोग इसी ऊर्जा के साथ। ओके।